नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता उदित राज की। जो लोग उदित राज को जानते हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के रूप में, उनको तो भलीभांति पता होगा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जब जब उदित राज को टीवी चैनल पर भेजा जाता है तो उनकी मानसिकता का आपको पता चल ही जाता है। लेकिन जिस तरीके से उदित राज ने मायावती को लेकर एक टिप्पणी की और जिस तरीके से टिप्पणी में उन्होंने बात की कि मेरे कृष्ण ने एक आदेश दिया है या कहा है कि मायावती का गला घोटने का समय आ गया है, और कृष्ण के जब गीता की बात की तो कृष्ण के बारे में उन्होंने कहा कि कृष्ण ने बोला था कि अपने जैसे जो है वो कोई नहीं है। तो मायावती ने सामाजिक आंदोलन का गला घोटा है, इसलिए अब उनका गला घोटने की बारी आ गई है। और उसके बाद से यह विवाद बढ़ता ही चला गया। उसके बाद में मायावती का जवाब भी आया, लेकिन मायावती का जो जवाब आया हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे। हम बात करने वाले हैं उदित राज की और कांग्रेस पार्टी की। आखिर कांग्रेस पार्टी के नेता बारी बारी से इस तरीके के बयान क्यों देते हैं? तो इससे साफ तौर से समझ में आता है कि कांग्रेस पार्टी के नेता इस वक्त तनाव के दौर से गुजर रहे हैं। मानसिक तनाव, फ्रस्ट्रेशन की हम बात कर सकते हैं, और फिर उसमें आप बड़े नेता से लेकर छोटे नेता तक आप किसी को भी नहीं छोड़ सकते, फिर चाहे राहुल गांधी ही क्यों ना हो। और यही एक है कि सिलसिलेवार तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता इस तरीके के उलझुल बयान देते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब हम उदित राज के कृष्ण की बात करते हैं तो यहां पर समझ में आता है, जब आप महाभारत की या आप कृष्ण की जीवनी पढ़ोगे तो उसमें एक लेख आता है, पौराणिक कथाओं में भी इसका उल्लेख मिलता है, और वो है कालिया नाग। और कालिया नाग कौन था? कश्यप ऋषि का पुत्र, जो गरुड़ पक्षी जो था, गरुड़राज पक्षी, उससे दुश्मनी लेकर यमुना नदी में, वृंदावन के साथ में यमुना नदी में आकर छुप कर रहने लगा था। लेकिन उसके विष से मछलियां या हम कहें कि जानवर जो यमुना का पानी पीते थे और लोग मरने लग गए थे। फिर अंततः उसका क्या हश्र हुआ वो आप सभी को पता है। इसलिए मैंने इसमें जो है वो डाला है कि उदित राज कांग्रेस का कृष्ण या फिर कालिया नाग। अब यह डिसाइड हम लोगों को करना है कि आखिर उनकी भूमिका जो है वो किस तरीके की है। अब बात करते हैं उदित राज के तनाव की। आखिर ये तनाव क्यों और निशाना मायावती क्यों? हमारा आकलन और विश्लेषण जो है वो इसके आसपास ही घूमेगा। हम जो है वो इधर उधर की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। उदित राज को आपको पता होगा ये दलित समाज से आते हैं, और ऐसी स्थिति में इस वक्त, या मैं बात करूं कि 2014 के बाद में जिस तरीके से देश की राजनीति बदली है, इस राजनीति में नरेंद्र मोदी ने एक नया, जिसको हम कहें कि राजनीतिक समीकरण तैयार कर दिया। और राजनीतिक समीकरण क्या था कि आज विपक्ष की इंडी गठबंधन की सभी पार्टियां, आप किसी भी पार्टी को आप उठा के देख लीजिए, सिर्फ वो दलित और मुस्लिम वोटों के पीछे भागती हुई नजर आती है। एक दूसरे के खिलाफ जो है वो लड़ाई का कारण भी यही है, क्योंकि अब उनको पता है कि कुछ जिस तरीके से, चाहे वो हिंदू सनातनियों की जागृति हो, और उसके बाद में जिस तरीके का जो समीकरण बना है, तो अब उनके लिए जो है वो मुस्लिम वोट ही बचा है। अब ऐसी स्थिति में मायावती पे निशाना इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में मायावती इस वक्त हालांकि जो है वो कमजोर है फिलहाल, लेकिन दलित और मुस्लिम वोट ये मायावती के साथ खड़ा दिखाई देता था जब से मायावती और काशीराम ने ये संघर्ष शुरू किया। तो ये एक सबसे बड़ी वजह है कि मायावती के ऊपर निशाना साधा गया। और आज भी आपने देखा होगा, जब दलितों का नाम आता है तो बहुजन समाजवादी पार्टी का नाम जरूर जुड़ जाता है। अब ऐसी स्थिति में हम बात करने वाले हैं उदित राज की। तो उदित राज कांग्रेस के नेता है, वो कहां से आते हैं, कब कांग्रेस पार्टी में आए, मैं उन बातों पे जाकर समय खराब नहीं करने वाला। उदित राज को लोकसभा चुनाव में
उत्तर पश्चिम दिल्ली की सीट से कांग्रेस पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा था और उस वक्त इंडी गठबंधन बन चुका था नरेंद्र मोदी को हराने के लिए। और ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच गठबंधन होता है। कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें और आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीटें जाती है, मिलकर चुनाव लड़ते हैं। और इसी उत्तर पश्चिम सीट से भारतीय जनता पार्टी के योगेंद्र चंदोलिया वो इनके सामने खड़े होते हैं। और जब मतगणना वाले दिन 4 जून 2024 को जब लोकसभा चुनाव परिणाम आता है तो उसके बाद में योगेंद्र चंदोलिया, जिसको लगभग 8 लाख से ज्यादा वोट मिलते हैं और लगभग 5.5 लाख के आसपास वोट जो है वो उदित राज के खाते में जाते हैं। तो 2,90,800 और कुछ वोटों से जो है उदित राज की हार हो जाती है। तो 3 लाख के आसपास वोटों से बुरी तरह हार जाते हैं, क्योंकि 3 लाख का मार्जिन बहुत बड़ा मार्जिन होता है। और उस वक्त भी उदित राज जो है वो आपा खो बैठे थे, आप देख लीजिए, और आम आदमी पार्टी के ऊपर बड़े बड़े आरोप लगा दिए थे। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने जब इनको टिकट दिया था तो कांग्रेस पार्टी के भीतर भी इनके विरोध में आवाज जरूर उठी थी, लेकिन उसका कोई असर जो है वो दिखाई नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी ने फिर भी उदित राज को टिकट दिया। तो उदित राज को टिकट क्यों दिया उत्तर पश्चिम दिल्ली से? वो इसलिए दिया क्योंकि शहरी इलाके के साथ साथ इसमें ग्रामीण इलाका भी एड ऑन हो जाता था। और उसमें भी अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा जहांगीरपुरी वाला एरिया। तो जहांगीरपुरी का जो क्षेत्र है, आपको उसकी अगर राजनीतिक तौर से अगर आप समीकरण देखोगे तो वहां पर कच्ची कॉलोनियां ज्यादा है, घनी आबादी वाला क्षेत्र है, और फिर उसी के आसपास जो है वो औद्योगिक क्षेत्र भी आता है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने एक समीकरण खेला कि दलित वोट सारा का सारा जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ आ जाएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ वो नहीं आया। और उस वक्त उदित राज ने इसलिए आपा खो दिया था। और उसका दूसरा एग्जाम्पल भी मैं अगर आपसे जोड़ के देखूं तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को यह था कि दलित वोटर जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा होगा, लेकिन जिस तरीके से कुमारी सैलजा को टारगेट किया गया कांग्रेस पार्टी के ही नेताओं के द्वारा, तो दलित वोट महापंचायत हुई जिंद में, और दलित वोटर जो है वो कांग्रेस पार्टी के हाथ से छिटक गया और भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया। कांग्रेस पार्टी का पूरा चुनाव जो है वो उस दलित वोटर के समीकरण से ही पलट गया, हम ये कह सकते हैं। तो फिर आज कांग्रेस पार्टी जो है वो हिमाकत करती है दलित वोटों की। तो फिर ऐसी स्थिति में हमें कांग्रेस पार्टी का इतिहास भी जान लेना चाहिए। हम यहां उदित राज की ही बात नहीं कर रहे। और राहुल गांधी को आपको पता होगा, राहुल गांधी ने तो खुद ये स्वीकारा है पब्लिक डोमेन में, उनके कई जगह पे इस तरीके के स्पीच मिल जाएंगे कि 90 के दशक के बाद में दलित वोटर जो है वो लगातार कांग्रेस पार्टी के हाथ से छिटकता रहा है। तो दलित वोटर कांग्रेस पार्टी के हाथ से क्यों छिटका? अगर हम इसकी हिस्ट्री का पता करेंगे, इतिहास का, तो हमें पता चलेगा कि शुरू से ही कांग्रेस पार्टी का दलित वोटर्स के लिए रवैया क्या रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जब आजादी का समय था नेहरू परिवार का। हम गांधी परिवार की बात नहीं कर रहे, हम नेहरू से स्टार्ट कर रहे हैं। तो उस वक्त आपने देखा जिस तरीके से लगातार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो है वो विरोध किया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से। अब आप समझ सकते हो कि आज दलित समुदाय जो है वो बाबा भीमराव अंबेडकर को भगवान की तरह मानता है। तो उसके खिलाफ जो है वो कांग्रेस पार्टी खड़ी थी। और उसके बाद में जैसे जैसे देश में आजादी के बाद में जो राजनीतिक दौर आगे बढ़ा, तो आपने देखा होगा कि जिस तरीके से दलितों के साथ जो है वो व्यवहार किया गया, उसी का नतीजा था कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कुछ नेता खड़े हुए। और वो नेता कौन थे? फिर आप जो है वो राम मनोहर लोहिया की बात कर सकते हैं, आप इसमें जो है वो बात कर सकते हैं कर्पूरी ठाकुर की बात कर सकते हैं, मुलायम सिंह जो है वो इसी से निकला, और लालू यादव को तो आपको ये भी पता होना चाहिए, आज भले ही लालू यादव, मुलायम सिंह यादव की पार्टी ये कांग्रेस पार्टी के साथ भले खड़े हो, लेकिन इतिहास ये है कि लालू यादव के साथ जो सलूक किया गया था, मीसा एक्ट में लालू यादव को जेल में बंद कर दिया गया था। और उस वक्त लालू के घर पे बेटी पैदा होती है जिसका नाम लालू यादव ने तो मीसा ही रख दिया, मीसा भारती की मैं बात कर रहा हूं। और ये किस लिए? कांग्रेस के विरोधी होने के कारण ये अंजाम जो है वो इस तरीके के नेताओं को भुगतना पड़ा।
इसी से आप अगर आप अंदाजा लगाओगे तो कर्पूरी ठाकुर पहले जो है वो दलित मुख्यमंत्री थे इस एरिया से, और कर्पूरी ठाकुर के बारे में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उनका अपमान किया, या हम कहें कि जिस तरीके से उनके खिलाफ जो है वो नारेबाजी की जाती थी कि स्वर्ण दलित भाई भाई, अति पिछड़ा वर्ग कहां से आई, जिसमें भी जो है वो एक और बात जिसकी जो है वो नहीं करनी चाहिए कि कर्पूरी की ठाकुर की माई जो है वो कहां पे आई। इस तरीके के बयानबाजी जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से पहले भी की जा चुकी है। तो ये कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है, और ये इतिहास यही नहीं रुका। जिसने दलितों की बात की कांग्रेस पार्टी में, आपने देखा होगा आर्थिक सुधारों की बात करने वाले पीवी नरसिम्हा राव, उनके साथ कांग्रेस पार्टी ने किस तरीके का सलूक किया। उनके शव को कांग्रेस के दफ्तर या मुख्यालय में भी नहीं आने दिया, रखने दिया, और साथ में दिल्ली में उनका दाह संस्कार भी नहीं करने दिया। तो ये कांग्रेस पार्टी का जो है वो शुरू से ही इस तरीके का चाल चलन रहा है। और जहां हम बात करते हैं मायावती, या जैसे हम बात करते हैं मुलायम सिंह यादव, तो मैं मुलायम सिंह यादव को तो जो है वो बोलता ही नहीं कि मुलायम सिंह यादव, मैं मुसलमान सिंह यादव की बात करता हूं। आज अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी साथ खड़े दिखाई देते हैं, फिर आप वहीं आ जाओगे घूम के कि सबका जो है वो निशाना एक ही है, दलित और मुस्लिम। किस तरीके से इन वोटर को जो है वो अपने साथ जोड़ा जाए। और आप देख लीजिएगा, अभी दिल्ली का जो चुनाव परिणाम आया है उसके बाद में ये राजनीतिक समीकरण फिर बदलने वाला है। और जब मैं ऐसा कह रहा हूं तो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस पार्टी की अब नजर जो है वो क्षेत्रीय पार्टियों की तरफ है, अपनी ही सहयोगी पार्टियों को किस तरीके से निपटाया जाए। आम आदमी पार्टी ने देख लिया, पश्चिमी बंगाल से आवाज उठने लग गई ममता बनर्जी, क्योंकि अगला टारगेट ममता बनर्जी, और फिर उसके बाद में अगर हम बात करें तो अखिलेश यादव। तो यही एक वजह थी कि अखिलेश यादव ने स्थिति को भांपते हुए पहले ही, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की मजबूरी थी मुस्लिम वोटर को अपने साथ लाने की, इसलिए कांग्रेस पार्टी के साथ गए, और आप देखिए सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकली। अब कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि उस वोटर को अपने साथ वापस जोड़ना चाहिए, तो उसका नतीजा भी अब आपके सामने है। तो ऐसी स्थिति में जब आप इतिहास में जाते हो तो मुलायम सिंह यादव जो है वो किससे निकले, वो भी ऐसे ही निकले, जन आंदोलन से ही निकले। लेकिन जिस तरीके से गेस्ट आउट कांड हुआ, तो 1993 की अगर हम बात करें तो 1993 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी, उस वक्त काशीराम हुआ करते थे, और उस वक्त दोनों पार्टियों ने गठबंधन किया, चुनाव लड़ा, और चुनाव लड़ने के बाद में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। बहुजन समाजवादी पार्टी के खाते में लगभग 67 के आसपास सीटें थी। लेकिन 1995 तक आते आते बहुजन समाजवादी पार्टी ने अपना समर्थन समाजवादी पार्टी से वापस ले लिया, और जब वापस ले लिया तो उसके बाद में फिर आपको पता होगा 1995 का 2 जून 1995 का, जिस दिन गेस्ट हाउस कांड हुआ कमरा नंबर 1 में, जहां पर मायावती रुकी हुई थी, और समाजवादी पार्टी के कुछ गुंडे समर्थक जो थे उन्होंने मायावती के साथ मारपीट की, और मारपीट करने के बाद में उनके कपड़े भी फाड़ दिए गए थे। और उसके बाद में कभी मायावती और मुलायम सिंह यादव एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहे, लेकिन सालों तक वो एक दूसरे की तरफ देखते भी नहीं थे। ये इतिहास से भरा पड़ा है। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि बहुजन समाजवादी पार्टी और मायावती का संघर्ष दलितों और बहुजनों के लिए वो किस तरीके का है, और फिर कांग्रेस पार्टी और उसकी सहयोगी पार्टियों का रवैया जो है वो किस तरीके से रहा है। तो आपको अंदाजा लगेगा कि स्थिति जो है वो वास्तविकता में है क्या। और ऐसी स्थिति में जब हम बात करते हैं कि उदित राज ने ही नहीं दिया फर्स्ट टाइम स्टेटमेंट। आप देखिए, जो मंडल जो कमेटी थी, मंडल आयोग जो था, उसकी सिफारिशों का विरोध करने वाली कौन सी पार्टी थी? कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी के लिए अगर आप प्रमाण देखोगे कि वो कितनी दलित विरोधी रही है, आज वो चाहे वोटर को रिझाने के लिए किसी भी तरीके से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी चुनाव दर चुनाव हारती जा रही है, तो आज उनको ये महसूस हो रहा है कि वो हर किसी को, जहां से भी उनको वोट मिले, वो वोट किस तरीके से अपने साथ लाए जाए, क्योंकि उनके वोटर हाथ से निकलते जा रहे हैं। दिल्ली में प्रयास किया, लेकिन प्रयास में कामयाब नहीं हुई, क्योंकि 2% वोट शेयर बढ़ा, तो मुस्लिम वोटर भी अब कांग्रेस पार्टी से दूर होता जा रहा है। तो ये कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर बहुजन समाजवादी पार्टी मायावती मजबूत होती है तो फिर मुस्लिम वोटर
और दलित वोटर, ये दोनों ही वोटर जो है वो मायावती का कोर वोटर रहा है। तो ऐसी स्थिति में उदित राज जो है वो कालिया नाग की भूमिका में आ जाए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेताओं का भी यही हाल है। और आप देखिएगा बिहार के चुनाव आते आते जहां बिहार में स्थिति बनी हुई है, क्योंकि जब हम कर्पूरी ठाकुर लालू यादव की बात की है तो बिहार में तेजस्वी यादव, आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन, आरजेडी ने कांग्रेस को पिछले चुनाव में 70 सीटों पे चुनाव लड़ने के लिए दिया था और कांग्रेस पार्टी जीती मात्र 19 सीटों पे। और आज भी आरजेडी को यह मलाल है कि कांग्रेस पार्टी के बजाय अगर वो 30 सीटें और ज्यादा चुनाव लड़ लेती तो शायद आज मुख्यमंत्री जो है वो तेजस्वी यादव होते, क्योंकि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी 75 सीटों के साथ में। तो ऐसी स्थिति में अब जो है वो बिहार में जब चुनाव होने वाले हैं तो कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में, वो दिल्ली में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की हार हुई है, तो कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि अब वो जो है वो बार्गेनिंग कर सकती है बिहार में। लेकिन क्या तेजस्वी यादव और लालू यादव करेंगे? ये अपने आप में जो है वो बड़ा दिलचस्प होगा। और वैसे भी लड़ाई में अगर आप देखोगे तो तेजस्वी यादव के कॉम्पिटिटर है इस वक्त कन्हैया कुमार, जो कि कांग्रेस पार्टी से आते हैं, बिहार के नेता है। तो वो तो चुनाव भी नहीं लड़ने दे रहे वहां पे। और फिर उससे आगे अगर हम बढ़ जाते हैं, इससे भी थोड़ा और आगे की सोचते हैं, तो आरजेडी को यह पता है कि अगर आरजेडी कमजोर हुई या कांग्रेस पार्टी के साथ चुनाव लड़ती है और अगर कहीं ये वोटर जो है वो छिटक कर प्रशांत किशोर जैसे थर्ड मोर्चे के साथ ना चले जाए, जिसको हम एंटी बीजेपी वोट कहते हैं, तो फिर आप सोच के देखिए कि इन नेताओं की क्या दुर्दशा होने वाली है। तो कांग्रेस पार्टी में ऐसे नेताओं की फहरिस्त है, अकेले उदित राज नहीं है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।